वेलकम बैक दोस्तों। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 पे भी आपका फिर से स्वागत है। तो हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आपने 7th क्लास में करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में तो बात भी की थी, पढ़ लिया था। मतलब करंट वायर के थ्रू हम फ्लो करवा सकते हैं या मेटालिक सॉलिड के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं। ये तो हमने 7th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है, कि करंट एक वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है और उसके आसपास क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो क्लास 8th में, उसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब अब हम बात करेंगे कि क्या जो करंट है वो लिक्विड से भी फ्लो हो सकता है। अगर हो सकता है तो उस लिक्विड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, इन चेंजेस जो अगर किसी लिक्विड से करंट फ्लो हो सकता है और करंट फ्लो होने पे जो उसमें चेंजेस आएंगे उन्हें ही कहते हैं केमिकल इफेक्ट। क्योंकि करंट फ्लो होने पे हो रहा है इसलिए उसे कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है आगे। पहले इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे या जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इज इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू ए लिक्विड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या पढ़ेंगे, टेस्टर क्या है, मैग्नेटिक नीडल का क्या यूज है इस चैप्टर में। व्हाट आर द पॉसिबल रीजन दैट ए बल्ब डज नॉट ग्लो इन ए क्लोज, मतलब सर्किट क्लोज है या कह सकते हो कंप्लीट है। तो सर्किट अगर कंप्लीट है तो उसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है या बल्ब है ग्लो करना चाहिए, लेकिन क्या रीजन है कि वो ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट इज एलईडी, एलईडी का क्या रोल है, ये होता क्या है। फिर पढ़ेंगे कि डिस्टिल वाटर क्या होता है, क्या ये कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। अगर इसे कंडक्टिंग करना है, कंडक्टिंग बनाना है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कैसे बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, जो क्वेश्चंस है ना और उस टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने ऊपर लिख दिया है, मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर इसी टॉपिक में होगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू सम लिक्विड्स, मतलब वायर से फ्लो होता है, वो तो हमने 7th क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन लिक्विड से भी फ्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सभी की सभी लिक्विड से फ्लो हो सकता है। लेकिन जिन लिक्विड से फ्लो, कुछ लिक्विड से फ्लो हो सकता है और जिन लिक्विड से फ्लो हो सकता है उन्हें कहते हैं कंडक्टिंग लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग लिक्विड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। because when we flow electric current through them there are some chemical changes occurs, तो उनमें क्या होंगे, कुछ चेंजेज होंगे और जो चेंजेज होते हैं ना उन्हें ही कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है, क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं। वो लिक्विड है वो किस में ब्रेक हो सकता है, आयंस में ब्रेक हो सकता है। और आयंस कौन कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिलीजिंग ऑफ गैसेज ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे क्या होती है, गैस रिलीज होती है। मटेरियल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे रिजल्ट में, जब हम उस प्रोसेस को करवाते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, मेटल डिपॉजिट होता है किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे। चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, और उस जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ, जो लिक्विड्स हैं जिनमें से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकते हैं, उन्हें पहली बात हम क्या कहेंगे, कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो जो लिक्विड होते हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड सम कंडक्टिंग इंप्योरिटीज वाले क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में इन सब का मिक्सचर है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब उसमें केमिकल करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है तो वह लिक्विड क्या होगा, केमिकल चेंजेस प्राप्त होंगे उसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी फंडामेंटल, जो ये तो केमिकल इफेक्ट था। अब केमिकल इफेक्ट होते क्यों हैं, वो एक प्रोसेस होती है। जब हम किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं और अगर उस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है तो उस लिक्विड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उसमें केमिकल इफेक्ट, उसमें क्या हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। और वो केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं। तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ये सभी क्या है, तुम्हारी उसमें कई सारी एक्टिविटी दी हुई है, कई सारे डायग्राम दिया हुआ है कि क्या जो पोटैटो होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, क्या वो कंडक्टर है, क्या कोई वाटर भरा हुआ है किसी बीकर में, कंटेनर में, तो क्या वो सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या जो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। इन सबको देखने के 3 तरीके हैं, या तो आप क्या इस कंपास को ले जाओ, ठीक है, या फिर आप क्या करो बल्ब लगा दो सर्किट में, या फिर क्या करो इस टेस्टर को कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये तीनों ही इंडिकेट करते हैं किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने का। अगर किसी सर्किट में मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर ये लिक्विड कंडक्टिंग है तो इस सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस वायर के चारों ओर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये क्या है, कंपास, जो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स हैं वो रिपल्स करते हैं इन मैग्नेट, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें डिफ्लेक्शन होता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही ये होता है टेस्टर, ये स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, बस इसमें एक एलईडी बल्ब को कनेक्ट कर दिया जाता है जो ये सेंस करता है जब हम इसे जब किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं या उसमें टच करते हैं तो ये बताता है कि उस सर्किट से या उस डिवाइस से करंट फ्लो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यही काम ये बल्ब का है। अगर किसी इस सॉल्यूशन में कंडक्टिंग है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्योंकि हमने इन वायर से इस बल्ब को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो क्या है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया पीछे, और इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो दोबारा से अगेन बताता हूं, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उस सॉल्यूशन से फ्लो होगा तो उसमें केमिकल चेंजेज होंगे, और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के केमिकल चेंजेस किए जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया, ये लिक्विड है और ये क्या है, वो मेथड है या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज होती हैं, मिक्सचर्स होता है, एसिड बेस सॉल्ट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करता है, या कह सकते हो कंडक्टिंग लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो करवाया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस पे ब्रेक हो गया, आयंस पे ब्रेक हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसने गैसेस रिलीज की, और उसने कुछ मेटल भी क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड पे जमा करा दिए। इलेक्ट्रोड्स है मैं बार बार यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कोई भी रॉड हो सकती हैं, ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, फ्लैट हो सकती हैं, सर्कुलर राउंडेड हो सकती हैं, लाइक दिस टाइप। तो ये क्या होती हैं, ये रॉड होती हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स उन्हें कहते हैं हम। कुछ भी हो सकता है, इसमें जो ये डायग्राम है इसमें ये जो स्क्रू हैं दो, ये इलेक्ट्रोड्स का काम कर रहे हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में हम मतलब अगर किसी सर्किट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू कनेक्ट करना है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो उसमें क्या दो रॉड हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। उन दो रोडों को ही हम क्या कहते हैं, उन दो रॉड्स को ही हम क्या कहते हैं, उन दो रॉड्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या करते हैं, लाइक ए ब्रिज का काम करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करवाया तो इसके फ्लो थ्रू होके इस सॉल्यूशन में फ्लो हुआ, और फ्लो होके कहां गया, दूसरी रोड पे चला गया, और सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, लाइक पिलर ऑफ ब्रिज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, मान लो उस प्रोसीजर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में करता है। मतलब जब हमने किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाया और फिर उसको लिक्विड के थ्रू पास ऑन करवाया तो उस लिक्विड में कुछ केमिकल चेंजेज होंगे, और उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब देखो इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक ड्रिंकिंग वाटर होता है, कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग है तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर सकता है। अब इसमें क्या क्या चेंज हुए, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया तो ये भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है,
और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन तो अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन किधर अट्रैक्ट होगी, कैथोड की तरफ, और ये उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या होंगी, रिलीज होंगी। अब तुम कहिए सर ये हमें दिखेगी कैसे, जब आप किसी इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में डिप करते हो और उसे सर्किट से कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन के पास बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जब वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इन्हीं गैसेस की रिलीज की वजह से होते हैं। ऐसा ही हम CuSO4 ले सकते हैं, AgNO3 ले सकते हैं। जब हम CuSO4 के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो ये Cu प्लस और SO4 माइनस में क्या होगा, ब्रेक होगा, और Cu कैथोड की तरफ और SO4 माइनस एनोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सेम आयंस ऑलवेज रिपल्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके जो एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में की जाती है इसका यूज। अब देखो ये दोनों प्रोसीजर हैं, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, एक कॉमन प्रोसीजर का यूज किया गया है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे अगर हम किसी मेटल को प्योरीफाई करवा रहे हैं, उसका रिफाइनिंग करवा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अगर हम किसी मेटल पे प्लेटिंग कर रहे हैं या फिर कोटिंग कर रहे हैं, प्लेटिंग कोटिंग का मतलब है लेपन करना। जैसे अगर आप हैंड से क्या करते हो, किसी भी जो आपका क्या होता है, फर्नीचर होता है, जो आपका गेट होता है, जो आपके आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो, जिससे क्या ना हो, उस पे रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, और उसकी जो एज है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, उसकी एज जो है, टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लेपन। अगर हम इसे किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कर रहे हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब समझ में आया, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका उपयोग मेटल को प्योरीफाई करवाने के लिए किया जाता है, जबकि इसका उपयोग मेटल का एक मेटल पे या एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे मेटल की लेयर प्लेट करने के लिए या कोट करने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब क्या होता है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को पढ़ाता हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग, मतलब रिफाइनिंग प्योरीफाइंग एक ही बात है, ऑफ इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जबकि इसमें क्या करेंगे, प्लेट करेंगे या कोट करेंगे थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन एनोदर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों में कौन सी प्रोसेस यूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस, बस वर्किंग अलग है थोड़ी सी। इम्प्योर मेटल एट एनोड टू बी डिजोल्व। अब देखो इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। दोनों का ही सेटअप सेम है, ये मैंने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दूं तो जो मेरा सेटअप हो जाएगा यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हो जाएगा। कैसे, दोनों का सेम प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा मतलब करंट फ्लो होगा सॉल्यूशन के थ्रू, तो जो इस पे मेटल है वो डिजोल्व होके इस लिक्विड के थ्रू इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव मेटल होगा, और पॉजिटिव जब मूव करेगा तो किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। इसलिए यहाँ पे इम्प्योर कॉपर की प्लेट ले रखी है और प्योर कॉपर की प्लेट की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर प्राप्त हो रहा है, मतलब रिफाइन हो रहा है, इम्प्योरिटीज को दूर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे आयरन स्पूल ले लेता इसकी जगह, प्योर कॉपर की जगह, और यहाँ पे प्योर कॉपर की रॉड ले लेता और उसको मैं इस पे अटैच करवा देता या इस पे कवर करवा देता, तो मेरी आयरन की स्पून अब कॉपर की स्पून हो जाती। इसमें सेटअप थोड़ा अलग दे रखा है, बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सेम ये रॉड चेंज कर दो, ये रॉड क्या ले लो, प्योर कॉपर ले लो, और ये क्या ले लो, आयरन स्पून ले लो, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी का पूरा सेटअप सेम है। ठीक है, तो समझ में आया कि वर्किंग प्रोसीजर सेम है। अगर चेंज है या डिफरेंस है तो सिर्फ किसका डिफरेंस है, तो सिर्फ इन दो रॉडों का। क्लियर। अब इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मैंने जो एनोड था वो इम्प्योर कॉपर का लिया और जो कैथोड था वो प्योर कॉपर का लिया। क्यों, जिससे इसको पता चले कि भाई ये प्योर कॉपर है, इसकी तरफ हम मुझे अट्रैक्ट होना है। अगर मैं इसे प्लेटिंग करवाता, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे करवाता, इसको प्योर कॉपर की जगह उस ऑब्जेक्ट को ले लेता कैथोड पे, और एनोड पे जिसकी मुझे प्लेटिंग करवानी है उसको ले लेता। अब मैं CuSO4 की लेता हूं, मान लो कॉपर की प्लेटिंग करवा रहा हूं आयरन स्पून पे, तो आयरन स्पून पे मैं आयरन स्पून ले लेता इसको, और कॉपर का प्लेट या कॉपर की रॉड ले लेता इसको, जिससे कॉपर डिजोल्व होके इस आयरन स्पून पे क्या हो जाता, प्लेट हो जाता, और मेरी जो आयरन स्पून थी उस पे कॉपर की कोटिंग हो जाती है, प्लेटिंग हो जाती है। क्लियर है।
ये इसका पूरा प्रोसीजर है कि हमने एनोड पे क्यों लिया। एनोड पे हम वो मेटल लेते हैं जिसको डिजोल्व करवा के या तो प्योरीफाई करवाना है या प्लेट करवाना है, और कैथोड पे हमें वो मेटल लेना हमेशा जिसपे या तो प्योरीफाई, जिसको मतलब या तो प्योर मेटल लेना है या फिर क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट लेना है जिसपे हमें क्या करवानी है, प्लेटिंग करवानी है। तो देखो, प्योर मेटल एट कैथोड टू बी कलेक्टेड इम्प्योरिटीज रिमेन एट द बॉटम एनोड एंड स्लज। अब क्या होगा, इस पे से जो कॉपर था, कॉपर तो मूव कर जाएगा इस पे। अब जो इसमें इम्प्योरिटीज थी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इम्प्योर कॉपर, जो भी इम्प्योरिटीज थी वो क्या करेंगी, इसके बॉटम में आके लाइक स्लज और मड के फॉर्म में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, इसके बॉटम में रह जाएंगी। किसके में, एनोड के बॉटम में। ठीक है। बी टेक प्लेटिंग मेटल एट एनोड एंड कैथोड वी टेक ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। मतलब प्लेटिंग मेटल किस पे लेंगे हम, एनोड पे, और कैथोड पे क्या लेंगे, वो ऑब्जेक्ट जिसपे हमें क्या करवानी है, प्लेटिंग करवानी है। ठीक है। देन सेम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस परफॉर्म हियर। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है, ये हेयर नहीं होगा, HERE वाला हेयर होगा। ठीक है। प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, इम्प्योर कॉपर एट एनोड क्या हुआ, डिजोल्व स्टार्ट किया, एंड देन डिपोजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड पे डिपोजिट हो गया, एंड हैवी इम्प्योरिटी रिमेन इन बॉटम। तो जो हैवी इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम में रह जाएंगी, बाकी की जो इम्प्योरिटीज हैं वो उस सॉल्यूशन में क्या रहेंगी, फ्लोट करेंगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन में क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी। क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बाथरूम टैप्स। अब इसका यूज कहां किया जाता है प्लेटिंग का, देखो जितने भी नए ऑब्जेक्ट आते हैं ना, आप देखते होंगे वो बड़े साइन करते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, रियल सरफेस होता है, उस पर एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे वो देखने में अच्छे लगे और हमें एहसास हो कि ये नए हैं। धीरे धीरे आप देखते हो वो यूज होते हैं, जब टाइम पास ऑन होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ओल्ड होने लगते हैं, क्योंकि जो उनकी ऊपर की थिन लेयर थी ना, अब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, छूट रही है वहां से। क्लियर है। और उनका एग्जाम्पल क्या है, क्रोमियम प्लेटिंग किस पे की जाती है, बाथरूम टैप्स, बड़े ही चमकीले लगते हैं। साइकिल हैंडल्स बहुत साइन करते हैं, रिम्स, ये सभी क्या है, क्रोमियम प्लेटिंग होती है इन सब पे। अगर एमसीक्यू में पूछे कि बाथरूम टैप, साइकिल हैंडल्स और रिम ऑफ व्हील्स पे किसकी प्लेटिंग होती है, तो क्रोमियम की। लेकिन जो आपने सिलॉस पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, व्हीट को या गेहूं को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो बड़ी बड़ी टैंकी होती है ना, वो पढ़ा था ना, उसके लिए आप टिन का किया करते हैं। किसका प्लेट करते हो, टिन का करते हो। गोल्ड सिल्वर आप क्या करते हो, गोल्ड सिल्वर इतना महंगा है, अभी तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उसके दाम, तो उसके लिए क्या करते हो आप, उसमें नकली जो हमारे जो लेस कॉस्ट वाली जो मेटल्स होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, सिल्वर का, गोल्ड का क्या कर देते हैं, थिन लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो हमें देखने में अच्छे भी लगते हैं और वो महंगे भी नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन ही दिखते हैं, ये तो है ही, जैसे अपीयरेंस, मतलब साइन ही दिखता है सरफेस, वो तो है ही, लेकिन एक्सपेंसिव में अगर सभी गोल्ड और चांदी पहनने लग जाए तो सोचो, या तो कोई पहनेगा नहीं अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऑप्शन ना हो, या फिर पहनेगा तो क्या पहनेगा, गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर पहनेगा। अगर ये ना हो तो कितनी एक्सपेंसिव हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है, वो जो मेटल्स हैं, एक्सपेंसिव मेटल, वो सेव होते हैं, जिनकी उनको रिप्लेस किसके हेल्प से कर दिया जाता है, जो लेस कॉस्टली होते हैं, बाय द प्लेटिंग प्रोसेस, और प्रोटेक्टिंग मेटल फ्रॉम रस्ट। जब क्या होता है, ओरिजिनल मेटल पे कहीं ना कहीं क्या होता है, अब सबका अलग अलग लेवल होता है ऑक्सीडेशन का, लेकिन जो एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, अगर उनको रियल सरफेस को छोड़ दें तो क्या होता है, वो उन पे कोरोजन हो जाता है, कोरोजिव हो जाते हैं, रस्ट लगने लग जाती है। तो उन पे क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल का थिन लेयर क्या कर देते हैं, प्लेट कर देते हैं, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएं और उनकी जो चमक है, शाइनिंग है, वो खत्म ना हो जल्दी से। देखो ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। ये क्या है, वो सिलॉस है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, सिलॉस। और ये सभी ऑब्जेक्ट हैं जो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड हैं। आपके जितने भी नट मोड्स हैं, जो भी आपके किचन यूटेंसिल्स हैं, जितने भी आप यूज करते हो ना मेटल्स जो नए दिखते हैं, और जितने भी ऑर्नामेंट दिखते हैं, देखते हो ना, उन सभी पे क्या लगती है, यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसीजर होता है। क्लियर, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, मैंने जो सेम क्वेश्चन थे ना एक्सरसाइज के और PYQ के, वो मैंने ग्रुपिंग कर दी है। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूजफुल, which object are electroplated, what is the electroplated on iron containers used for storing food, which metal makes bicycle rim shiny। इन सबका क्या है, जो आंसर है वो क्या है, मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है। देखो ये पूरा का पूरा आंसर है, उसमें से सबका सब आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है।
वैसे मैं इसे पढ़ के बता देता हूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर। डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, कहाँ यूज होता है, किस कौन से ऑब्जेक्ट पे किसकी प्लेटिंग की जाती है, ये सबका आंसर इन सब में मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक क्वेश्चन आता है, लेमन जूस इज ए कंडक्टर, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। नेम लिक्विड्स दैट cause magnetic needle deflection. Why does magnetic needle deflect when tester is dipped into solution? C. Water versus drinking water. Which one more conductor of electricity? Rain water showing deflection. Why? देखो इन सभी का कॉमन आंसर बताता हूं मैं आपको, हालांकि ये लिखा भी है मैंने। देखो इन सब का मैं कॉमन सॉल्यूशन बताता हूं, कॉमन आंसर बताता हूं। अगर किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं ना, तो वो क्या है, कंडक्टिंग है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टिंग होने के लिए या तो उसका एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी होना जरूरी है, या कुछ कंडक्टिंग इम्प्योरिटीज भी होती हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर उनमें से एसिड बेस सॉल्टी है तो वो ज्यादा कंडक्टिंग होगा। अब इसमें कुछ भी हो, सी वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर से क्या होता है, ज्यादा कंडक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि सी में क्या है, ज्यादा सॉल्ट है, डिजोल्व है। रेन वाटर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, तो वो भी कंडक्टिंग होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है, ये लेमन क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये भी कंडक्टिंग है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, अगर प्योर डिस्टिल वाटर है 100% प्योर, तो उसमें इम्प्योरिटीज और जितने भी मिनरल सॉल्ट वगैरह थे वो सब क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, उसमें से रिमूव कर दिए। तो क्योंकि वाटर कंडक्टिंग नहीं होता, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो उसमें टेंस होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो एसिड बेस सॉल्ट होता है उसमें मिला हुआ, वो कंडक्टिंग होता है। अब जब उसमें से सब कुछ रिमूव ही कर दिया तो वो कहां से कंडक्ट करेगा। अगर उसे हमें कंडक्टिंग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी इम्प्योरिटीज या कोई भी सॉल्यूशन उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, और वो दोबारा से क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही ये है, सम टाइम बल्ब डज नॉट ग्लो और ग्लो डिमली व्हाई इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज। सम टाइम टेस्टर बल्ब ग्लो डिमली और ब्राइट व्हाई। देखो क्या होता है, सबका सेम लॉजिक है। पहली बात है, अगर हमने स्विच ऑन कर रखा है तो भाई कोई डिवाइस का चलना जरूरी है, मतलब चलेगी चलेगी, स्विच ऑन है। अगर वो नहीं चल पा रही है, लाइट है, बल्ब है, वो ग्लो करना ही है, लेकिन अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है स्विच ऑन करने के बाद भी, तो उसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, कि या तो जो वो सॉल्यूशन है उसमें से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पा रहा, मतलब वो क्या है, पुअर या बैड कंडक्टर है। दूसरा, उसका कनेक्शन लूज हो सकता है, या फिर वो बल्ब फ्यूज हो सकता है, वो डिवाइस खराब हो सकती है। तो ये पॉसिबल कारण होते हैं, उनका मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एक आता है डिवाइस एलईडी। एलईडी क्या होती है, इसको छोटा सा भी अगर करंट फिल हो जाए ना, तो अपने आप को क्या कर देती है, ग्लो कर देती है। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, टेस्टर में किया जाता है, जिससे अगर थोड़ा कम अमाउंट में भी करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, तो हम और सतर्क हो जाएं और कॉशियस हो जाएं और हमें शॉक ना लगे। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। यही, डज प्योर या डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हाउ कैन डिस्टिल वाटर बी मेड कंडक्टिंग? मैंने बता दिया, ऐड कर दो एसिड बेस सॉल्ट या किसी भी कंडक्टिंग इम्प्योरिटी में से, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। वैसे प्योर या डिस्टिल वाटर में क्या नहीं होती, इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है। लाइटनिंग और सेफ्टी, देखो आपने देखा होगा, वैसे तो ये नेचुरल फिनोमेना जो चैप्टर है हमारा उसमें आएगा, पर क्या होता है, लाइटनिंग होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है ना, उसे कहते हैं सेलेस्टियल डिस्चार्ज। अब इसमें क्या होता है, ये अगर किसी भी इंसान में पड़ जाए तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे, या किसी बिल्डिंग पे पड़ जाए तो क्या करेगा, उसे डैमेज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी जो बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, उसमें एक आयरन रॉड लगा देते हैं या कंडक्टिंग रॉड लगाते हैं। अब क्या होता है, उस पॉइंट के थ्रू जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में मूव कर जाता है, और जो हमारी बिल्डिंग है वो डैमेज नहीं हो पाती है। ये इसका आंसर है। हालांकि हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, किसमें, नेचुरल फिनोमेना वाले में। Yeah, why impure copper is connected to positive terminal? Why is the anode of copper voltmeter made of copper? Is purification of copper using electrolysis? ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो प्योरिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। लेकिन इम्प्योर कॉपर को हम एनोड पर ही क्यों रखते हैं, ये आपके मन में सवाल आएगा। देखो, इम्प्योर कॉपर है मतलब उसमें कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल पे कौन सा आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जब डिजोल्व होगा तो किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरह। अगर इसे एनोड पर रख देते तो क्या होता, ये
पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता और जो हमारी प्रोसेस है वो कभी परफॉर्म ही नहीं हो पाती। क्लियर है? तो ये हमारी वीडियो थी। इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, तुम ऐसा मत सोचना कि सर पोस्ट नहीं कर रहे हैं, पोस्ट करूंगा। अब हमारे कितने चैप्टर हो गए? 11 चैप्टर हो जाएंगे। इसके बाद 11 चैप्टर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैं इन सभी के नोट्स बना बना के पोस्ट कर दूंगा। तो हमारा एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उससे पहले कर दूंगा। और तब तक हमारा ये कोर्स की जो वीडियो का जो सीरीज है वो भी मैं कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।